Hello everyone, Pubidum classes welcome you all. So let's start with remaining MCQ of financial administration topic. जैसा कि हमने देखा अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 30 MCQ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लीट कराए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग जितने भी 30 या 40 अप्रॉक्स हैं उसको सब कंप्लीट करके हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू चैप्टर 9 दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम मूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 31st MCQ से। सी देखते हैं क्या है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पहले तो जो हमारे पर्स जो बोलते हैं ना, पर्स पैसे रखने वाला, इंडिया के जो पर्स कौन कौन से हैं तो आपको पता है कि हमारा एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है एंड थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे जो बात पूछी जा रही है हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो कि एक पर्स है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द पब्लिक अकाउंट इज द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड। देखिए ऑल बोल दिया, ऑल पब्लिक मनी नहीं होता इसमें कुछ सिलेक्टेड होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाते, वो वाले होते हैं, बाकी नहीं होते। तो इसलिए आंसर आपका करेक्ट नहीं है। सेकंड देखिए, नो लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए राइट है, कोई भी अगर हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से अगर फंड कोई निकाले उसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन नहीं चाहिए होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट है। थर्ड देखिए, लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम, देखिए रिक्वायर्ड बोल दिया तो नहीं होगा, जस्ट इसका अपोजिट है। फोर्थ नंबर देखिए, ऑल पब्लिक मनी अदर देन दोज क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच आर रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें बोला गया कि जो भी मनी रिसीव्ड होता है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, तो हमारे किसमें होते हैं, वो पब्लिक अकाउंट में जाते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए 2 सही है, 4 सही है। फिफ्थ देखते हैं, इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। देखिए एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो 5 भी सही है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज 2, 4, 5, 2, 4, 5। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 32, द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस वाज, एडवाइस या एडवाइजर बोल दो, इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए जो IFA इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर IFA का कंसेप्ट इंडिया के कंसेप्ट में सबसे फर्स्ट किस मिनिस्ट्री में हुआ था, तो आपका है शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट में। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ईयर बताइए किस ईयर में हुआ था। ऑप्शन आपको तो बता दिया शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट में, बट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए इसको आंसर। 33 देखिए, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री हु इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड थ्रू द। अब देखिए जो बताया गया हर एक मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, MOD हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, कुछ भी हुआ, मान लीजिए MOD का लेते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है ही सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी। अब मान लीजिए आप MOD का ऑप्शन लेते हैं, MOD का, तो MOD में जो एक तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो गया, देन हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स आएगा सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी होगा, वो होगा हमारा MOD का चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होगा, और वो अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म करेगा इन दिस रिगार्ड थ्रू, किसके रिगार्ड में परफॉर्म करेगा, तो IFA के रिगार्ड में परफॉर्म करता है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर के असिस्ट के लेके करता है अपना। सो राइट ऑप्शन इज डी। 34 देखिए, फाइनेंस इज यूनिवर्सली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑक्सीजन इज इन द एटमॉस्फेयर, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाई। देखिए बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसमें बताया गया कि जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या इन्वॉल्व है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस क्या इन्वॉल्व है। तो ये स्टेटमेंट आपका मॉर्स्टन मार्क्स जी का है, मॉर्स्टन मार्क्स जी का है। ऑप्शन डी इज राइट। 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट बोला है। अब यहाँ देखिए बात किसकी हो रही है, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। अब देखिए सबसे पहले अगर इस MCQ को आपको करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है एंड फाइनेंस बिल क्या होता है, देन यू विल डू राइट आंसर। सो पहले आप लोग को बताना चाहिए अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है। देखिए अप्रोप्रिएशन बिल हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो बिल होते हैं, जैसे मनी बिल बोलते हैं, वो होता है। एन अप्रोप्रिएशन बिल ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे हमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज वगैरह देने होते हैं, सारे तो जो जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो बिल बनाया जाता है उसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, ये मनी बिल है।
और जो इससे डील करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो डील करता है अप्रोप्रिएशन बिल, वो आपका है 114, राइट। और अगर इसके हम फीचर्स की बात करें थोड़ा अप्रोप्रिएशन बिल के, तो इसका मेन फीचर्स है इंट्रोड्यूस आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट आर पास्ड इन लोकसभा। जब हमारा डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाता है लोकसभा, उसके बाद हमारा अप्रोप्रिएशन बिल होता है, देन फाइनेंस बिल, एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। और हमारा जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है कैन नॉट बी अमेंडेड। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ना कि कोई स्कीम वगैरह की बात हो। इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जैसे सैलरीज वगैरह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरीज वगैरह देने होते हैं, और वेलफेयर स्कीम, डिफेंस बजट, ये सब होते हैं, तो इसको आपको कैन नॉट अमेंड किया जा सकता है। और रही बात हमारी फाइनेंस बिल की, तो फाइनेंस बिल भी क्या है, कंटेंट गवर्नमेंट प्रपोजल रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिवेन्यू, बारोइंग एंड फाइनेंशियल मैटर, सारे सब क्या है आपके फाइनेंस बिल है। ये भी एक मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110 के तहत। मनी बिल दोनों है आर्टिकल 110 के तहत, बट ये क्या है, इसमें जनरल जो टैक्सेशन और हमारे जो फाइनेंशियल मैटर, रिवेन्यू, सबके मैटर आते हैं। और जो हमारा अप्रोप्रिएशन में, इसमें प्योरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो जो हमारा जो फाइनेंस बिल से रिलेटेड है आर्टिकल, वो है 117, आर्टिकल 117। और बाकी जो 110 के तहत दोनों हमारे क्या हैं, मनी बिल हैं। तो जो हमारा फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल कंटेन द गवर्नमेंट्स प्रपोजल रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिवेन्यू, बोरोइंग एंड फाइनेंशियल मैटर, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील विथ आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल, एंड आर्टिकल 117 अदर फाइनेंस बिल. If we are talking about main features of the finance bill, then it introduced along with the annual budget and deal with new taxes, modification of taxes, government revenue proposal, and introduced only in Lok Sabha, requires president's recommendations. And now see the purpose of finance bill: to implement the financial proposal of the government. And if we talk about the example of finance bill, then it increases in GST, income tax changes, custom duty reform, etc. This is the all about appropriation bill and finance bill. Now see the option. Here a question ask incorrect option. You have to choose incorrect option. So see, first option is appropriation bill cannot be amended, while finance bill can be amended. So I have told you appropriation bill cannot be amended while finance bill can be amended. So option 1 is a right. So but here we have to select incorrect option. So option 1 is not. And C, second, finance bill cannot be amended while the appropriation bill can be amended. C, it is the reverse, and it is a wrong option. So here is asking wrong option. So 2 option is right. And third one देखिए, सेम प्रोसीजर गवर्न बोथ द अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल. देखिए ये जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है दोनों बिल के लिए सेम होता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा. 4 देखिए, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल आर गवर्न बाय डिफरेंट प्रोसीजर. नहीं, सेम प्रोसीजर होता है. तो आपका अभी तक देखिए इनकरेक्ट पूछा है, तो 2, 4 एंड 5 देखिए, अप्रोप्रिएशन बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा वाइल फाइनेंस बिल कैन बी रिजेक्टेड बाय इट. देखिए राज्यसभा के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर है, वो ओनली रिकमेंडेशन दे सकता है और 14 डे के अंदर रिजेक्ट नहीं कर सकता. तो ऑप्शन देखिए ये भी गलत है. तो आपका यहाँ पे जो पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 4, 5 बी. और देखिए इस एमसीक्यू के तहत आपका अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल भी ऑलमोस्ट एग्जाम पर्पज से कवर हो गया है. इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. एंड 36 देखिए, द स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाज इंट्रोड्यूस इन ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन. देखिए ऑल मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछा है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन है 1976. सो राइट ऑप्शन इज सी. आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट टाइम किस मिनिस्ट्री में किस ईयर में हुआ था. तो किस मिनिस्ट्री में तो हमने एमसीक्यू सेशन में कवर कर लिया, बट ईयर बताइए. जो शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो ईयर बताइए उसका आप लोग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्स आने वाले एमसीक्यू हैं. 99.99% आने वाले एमसीक्यू हैं इसको जो मैं बोल रहा हूँ. तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए आंसर. नाउ सी 37 एमसीक्यू. नाउ देखिए, Which one of the following document is not presented along with the annual financial statement? देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट किया जाता है? सी, राइट ऑप्शन आपका है सी, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट किया जाता प्रेजेंट सिनेरियो में. सो राइट ऑप्शन इज सी. नाउ सी 38, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द फाइनेंशियल ईयर शुड बी बिगिन ऑन. अब देखिए जो हमारा एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो कि अभी प्रेजेंट में हमारा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, मार्च होता है,
तो बट एआरसी ने इसको क्या रिकमेंड किया है बताइए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? तो एआरसी ने बोला है 1 नवंबर से होना चाहिए। ऑप्शन ए 39 देखिए, द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए एमसीक्यू रिपीट हो गया, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए इज राइट। सॉरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में देखिए कमी हो गई है, ये इंटीग्रल नहीं है, ये इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर। इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर देखिए कवर नहीं हुआ है, कंटेंट बस एक्स्ट्रा मतलब है, आउट ऑफ आपका कंटेक्स्ट है। तो यह है इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर वाज ऑन द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर। इंटरनल पूछा है, इंटीग्रेटेड नहीं पूछा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा, इस कंटेक्स्ट में नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। आइए देखिए, इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। पहले तो देखिए इंडिया का, देखिए फाइनेंशियल ईयर पूछा है किसका, किस कंट्री में कब से है। देखिए इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर बिगिन ऑन द 1 अप्रैल, ऐसा ही है। यूएसए का जो होता है हमारा 1 जुलाई से होता है। एंड इन फ्रांस द फाइनेंशियल ईयर बिगिन ऑन द 1 मार्च, एंड इन इंग्लैंड द फाइनेंशियल ईयर बिगिन ऑन द 1 अप्रैल। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देखिए हमारा जो इंग्लैंड और इंडिया का जो है, यूके और इंडिया का क्या है, सेम है, 1 अप्रैल हो गया तो राइट है। और यूएसए का होता है 1 जुलाई से, और जो फ्रांस का है वो फ्रांस का होता है 1 जन से 31 दिसंबर, मतलब पूरा एक ईयर अपना, जैसे स्टार्टिंग में हम बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो है फ्रांस वाला, क्योंकि यहाँ मार्च बोला गया है। तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन बी है। नाउ C41, द अर्लियर नेम्स ऑफ द परफॉर्मेंस बजटिंग आर। अब देखिए जो अर्लियर नेम है परफॉर्मेंस बजटिंग का, क्या क्या नाम है परफॉर्मेंस बजटिंग। तो जैसा कि आपको पता है परफॉर्मेंस बजटिंग का नाम है फंक्शनल बजटिंग, एक्टिविटी बजटिंग। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 5, फंक्शनल बजटिंग एंड एक्टिविटी बजटिंग, 2 और 5 राइट डाउन कर लीजिए। सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग आपको बताना है कौन कौन सा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द बजट शुड बी बैलेंस वन, सही है। इंटीग्रेशन ऑफ द रिवेन्यू एंड कैपिटल एस्पेक्ट, ये देखिए आपका प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग नहीं है। तो यहाँ पे वही पूछा है, आर द प्रिंसिपल नहीं पूछा है कौन से हैं, तो आपका 1 हो गया। एस्टीमेट ऑन अ डिपार्टमेंटल बेसिस, ये भी देखिए है आपका, एस्टिमेशन ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस है। एंड एस्टीमेट्स ऑन अ रिवेन्यू बेसिस नहीं, डिपार्टमेंटल बेसिस होता है। तो आपका अभी तक है ऑप्शन 1 एंड 3 एंड 5 देखिए, बजटिंग शुड बी नेट नॉट अ ग्रॉस, ये भी गलत है, ग्रॉस होना चाहिए, नेट नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका है 1 एंड 3, 1 एंड 3 बी। नाउ C43, हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इन इंडिया। फर्स्ट देखिए पूछा गया, फर्स्ट कौन रिकमेंड किया था कि परफॉर्मेंस बजट इंडिया में होना चाहिए। तो बताइए आप लोग, फर्स्ट हुआ था आपका रिकमेंड हुआ था, एस्टीमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ने किया था। सो राइट ऑप्शन इज डी। नाउ 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट बजट। अब बजट के मतलब कंसर्न में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको बताना है, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट वाला नहीं, इनकरेक्ट बताना है। सी, इट इज अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये तो राइट है, तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। इट इज अ टूल ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी राइट है कि अपना एग्जीक्यूटिव का जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। एंड थर्ड नंबर देखिए, इट इज ए टूल ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं जुडिशियल कंट्रोल नहीं है, तो ये आपने इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा। एंड फोर्थ देखिए, इट इज ए टूल ऑफ सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं सिटीजन का नहीं है, लेजिस्लेटिव का है, एग्जीक्यूटिव का है। तो आपका देखिए अभी तक इनकरेक्ट मिला है 3 और 4। फिफ्थ देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन अ सोसाइटी, ये तो राइट है। सो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है वो है 3 और 4। सो सी, ऑप्शन सी इज राइट, 3 और 4। नेक्स्ट देखिए हमारा मैचिंग पैटर्न के आ गया क्वेश्चन। अब मैचिंग पैटर्न में देखते हैं 45 नंबर, लिस्ट 1 में स्टेटमेंट्स है, उनके ऑथर्स है, कौन ने बोला है। देखिए यहाँ पे सो ये देखिए, बजट गोज टू द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, द रिलेशन ऑफ क्लासेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ किंगडम।
ये बजट के लिए किसका स्टेटमेंट है आप लोग बताइए। तो स्टेटमेंट है आपका ग्लैडस्टोन जी का। बजट गोज टू द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, द रिलेशन ऑफ क्लासेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ किंगडम। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ऑथर ग्लैडस्टोन। सो ए गोज टू 4, ए गोज टू 4। देखिए ऑप्शन बी और डी में है, तो आपका ए और सी क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। आपके पास दो ऑप्शन बस बचे हैं। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट इज फाइनेंस, गवर्नमेंट इन फाइनेंस एक किसका स्टेटमेंट आप बताए, बहुत ही फेमस, और मैं बोला हूं कि ये आने वाले चांस, ऐसे क्वेश्चन का आने का चांस ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग बताइए किसका है। ये लॉर्ड जॉर्ज जी का, गवर्नमेंट इज फाइनेंस लॉर्ड जॉर्ज जी का है। सो बी गोज टू 5, बी गोज टू 5। देखिए 4 और 5, तो ऑप्शन डी इज आपका राइट है। अब देखिए एलिमिनेशन से दो ऑप्शन में आपको पता चल गया। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ये है आपका हुअर कमीशन। ऑल अंडरटेकिंग डिपेंड अपॉन फाइनेंस एंड फॉरमोस्ट अटेंशन शैल बी पेड टू द ट्रेजरी। एक कौटिल्य जी का है। सो 45 के लिए ऑप्शन डी आपका राइट है। नाउ सी 46 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बार कहे उतना बार लिख लीजिए इसको, ये पक्का आने वाले क्वेश्चन है ये सब। देखिए बेसिकली कट मोशन के बारे में पूछा गया, जो हम आपको पता है कि हमारे 3 टाइप के कट मोशन होते हैं, टोकन कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड पॉलिसी कट मोशन। इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं तो किसमें क्या होता है, जैसे हमारा इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होता है, कट डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और वहीं हमारे पॉलिसी कट में होता है RE1 रस एक मतलब RE1 ₹1, और टोकन में RS100। तो एक इसका क्या है, ट्रिक है, ट्रिक आप लोग को बता देता हूं। जैसे टोकन में आप बात आए तो RS100 रिड्यूस होता है, इकोनॉमी में होता है स्पेसिफाइड अमाउंट, पॉलिसी कट मोशन में RE1। इतना आप लोग को ध्यान होना चाहिए, तो आप लोग कर ले जाओगे। देखिए लिस्ट सेकंड देखिए, टोकन कट मोशन का मिलाइए क्या है इसमें, RS100। तो RS100 देखिए यहाँ पे है, द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाई द RS100। सो ए गोज टू 3। इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है कि स्पेसिफाइड दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड रिड्यूस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। तो देखिए आपका हो जाएगा बी गोज टू 1, बी गोज टू 1। एंड सी देखिए RE1 4। देखिए RE1 आया ना। अब देखिए यहाँ पे दो है, पहले पढ़ते हैं पूरा। दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाई RE1, और इसमें दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड रिड्यूस टू RE1। देखिए क्लोन है, दोनों सेम ही है, तो 2 या 4 कुछ भी कर सकते हो। दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड रिड्यूस टू द RS1। देखिए अभी 3 और 5 भी है, 2 और सेम दे दिया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो ट्रिक है मैंने वो बता दिया, उससे आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ए गोज टू मान लीजिए 3 कर दीजिए, बी गोज टू 1 कर दीजिए, 3 1 4 कर दीजिए। सो ऑप्शन सी आपका राइट है। नाउ सी 47 नंबर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोवाइडेड बाई। अब यार देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 117, आर्टिकल 113, आर्टिकल 265, आर्टिकल 112, आर्टिकल 266, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल हैं। इसको आप लोग को देखिए, आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक में जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, तो उसमें से तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूंगा कि कौन सा मैक्स प्रॉब्ली है आने का, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 112 को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन देखिए। सो आप पहले यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखिए, प्रिंसिपल क्या पूछा है, नो टैक्स शैल बी लेविड आर कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो देखिए जो आपका आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 265 ये बताता है, आर्टिकल 265 भी कोई भी टैक्स क्या होगा, कलेक्टेड नहीं किया जाएगा जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई भी उसके अगर में लॉ नहीं बना जाए। तो ए गोज टू 3, ए गोज टू 3। देखिए यहाँ पे 2 आपका हो गया। No bill imposing tax can be introduced in the parliament except on the recommendation of the president. No bill imposing tax can be introduced in the parliament. तो देखिए आपका ये है आर्टिकल 117। देखिए इसको मैंने बताया है आर्टिकल 117 क्या है। तो बी गोज टू 1, बी गोज टू 1। देखिए आपका ऑप्शन बी सही हो गया, 2 में ही पता चल गया, फिर भी देख लीजिए एक बार।
सी देखिए, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये आपका आर्टिकल है 266, आर्टिकल 266 ये भी मैंने बताया है। देखिए आर्टिकल 266 कि नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। एंड डी देखिए, नो डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ एनी मनी फॉर एक्सपेंडिचर कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 113 है आपका। तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको, इन शॉर्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टर्म्स है ऑन डिफाइंड बाई। अब यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल्स है। सब जितने एमसीक्यू में आर्टिकल दिए हैं इतना तो आपको पता होना चाहिए। डिटेल सारे आर्टिकल आपको नहीं मैं बोला हूँ याद करने के लिए, बट जो एमसीक्यू में दिए हैं उनको लाइन बाई लाइन याद कर लो। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मनी बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो मनी बिल आपका है 110, तो बी गोज टू 1। देखिए सारा 1 दे रखा है, इसमें एलिमिनेशन नहीं लगेगा। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। सो आर्टिकल 266 डील विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266। मनी बिल का आपका हो गया 110, तो ए गोज टू 3, ए गोज टू 3। देखिए 2 में ही पता चल गया आंसर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 हो गया आपका, 5 हो गया, सी का 5 हो गया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है आर्टिकल 267। देखिए मैं बताया हूं। और देखिए 266 और क्लॉज 2 आ जाएगा तो आपका हो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। बाकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया दोनों आर्टिकल 266 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में है। तो आपको ये सब तो मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। देखिए 49 देखिए, कैश बजटिंग, ड्यूअल बजटिंग, रिवेन्यू बजटिंग, सिंगल बजटिंग। यहाँ पे बेसिकली दिया है कंट्रीज के नेम, तो किस कंट्री में कौन से बजटिंग सिस्टम है उसको आपको बताना है। तो देखिए सिंगल बजटिंग कहाँ कहाँ पे है आपका। देखिए सिंगल बजटिंग आपका है यूके में, मतलब कि ब्रिटेन में। तो ए गोज टू सॉरी डी गोज टू 2, डी गोज टू 2। देखिए यहाँ पे आपका है। एंड कैश बजटिंग आपका यूएसए में, ए गोज टू 3, ए गोज टू 3। देखिए यहाँ पे हो गया। एंड डुअल बजटिंग कहाँ पे आप लोग बताए, डुअल बजटिंग जर्मन जर्मनी तो जर्मनी तो नहीं है, इंडिया ले लेते हैं क्योंकि इंडिया में भी डुअल बजटिंग था, रेलवे बजटिंग और जनरल बजटिंग जो है। तो डुअल बजटिंग आपका मान लीजिए बी गोज टू 4 कर दीजिए, बी गोज टू 4। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन डी हो गया। कैश बजटिंग यूएसए और रिवेन्यू बजटिंग आपका है फ्रांस में होता है, और सिंगल बजटिंग आपका ब्रिटेन में है। तो राइट डाउन कर लीजिए, ए गोज टू 3 और बी गोज टू 4 एंड सी गोज टू 1 एंड डी गोज टू 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 50 नंबर एमसीक्यू देखिए, रेलवे बजट कंट्रोलर ने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, पब्लिक अकाउंट कमिटी। यहाँ पे देखिए उनके ईयर दिए गए हैं, कब हुआ था रेलवे बजट, कब इंट्रोड्यूस हुआ था। सो रेलवे बजट आपका 1921 में। अब देखिए यहाँ पे 2 या 3 कोई भी ले सकते हैं आप, बट देखते हैं आगे क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमिटी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, इतने हैं ऑप्शन आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1921 में आपका जो आया था, एकवर्थ कमिटी ने क्या किया था, रिकमेंडेशन किया था। तो बट उनका जो स्टेबलाइज हुआ था वो 1924 में सेपरेट अलग हुआ था, मतलब आपका रेलवे बजट। तो यहाँ पे एक को 24 मानना पड़ेगा, नहीं तो देखिए ऐसे गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपका इनकरेक्ट है, बट आप लोग मान लीजिए करेक्ट करके चलना पड़ेगा, 1924 मानना पड़ेगा रेलवे बजट का। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आपका आ गया, कैग का है 1950 में हुआ था, 1950 में। सो बी गोज टू 1 कर लीजिए। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर आपका 1976 में हुआ था, 1976 में। तो सी गोज टू 4, सी गोज टू 4। तो देखिए आपका ऑप्शन 3 करते हैं यहाँ पे, ए आपका 3 पे मानते हैं, 1924 होना चाहिए। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिए 1924। एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी आपका है 1921 में। पब्लिक अकाउंटिंग कमिटी आपका 1921 में स्टेबलाइज हुआ था। सो राइट ऑप्शन आप सी कर लीजिए, बट यहाँ पे 3 को 1924 करना पड़ेगा। नाउ सी 51 नंबर देखिए, 51 परफॉर्मेंस बजट, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, जीरो बेस्ड बजटिंग, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव एमबीओ। अब यहाँ पे कौन
इंट्रोड्यूस किया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे दिया गया है सब कुछ। तो देखिए जो हमारा परफॉर्मेंस बजट है प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो A goes to 4, A goes to 4 देखिए एक ही, और यहाँ पे B में भी है। नेक्स्ट पर प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग आपका हुआ था प्रेसिडेंट जॉनसन के द्वारा। C, B goes to 3, B goes to 3 एंड जीरो बेस्ड बजटिंग जिमी कार्टर 2 एंड मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर। तो आपका राइट ऑप्शन ए है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। एमबीओ तो बहुत बार पूछता है पीटर ड्रकर के द्वारा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो होने वाले हैं एमसीक्यू असर्शन एंड रीजन के होने वाले हैं। तो इसका असर्शन एंड रीजन के लिए आपका यूनिवर्सल पैटर्न आपको मालूम है। इसका ऑप्शन क्या होता है? अगर ऑप्शन ए आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर ऑप्शन बी हो आप सिलेक्ट करो तो उसमें होगा बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बोथ आर बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड अगर सी कर रहे हैं तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये हमारा यूनिवर्सल क्या है, डायरेक्शन है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन के लिए। सो देखते हैं हमारा 52 क्वेश्चन क्या बोलता है। ए देखिए ए क्या है, बजट इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड शुड नॉट बी लीक्ड आउट बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। एकदम सही बात है। हमारा डॉक्यूमेंट बजट क्या है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको बिना पार्लियामेंट के प्रेजेंट करने से पहले लीक नहीं होना चाहिए। एंड इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया अडॉप्ट किया है, इसीलिए क्या है ये चीज़ें हमें बजट हमें पार्लियामेंट में पेश करना होता है, इसलिए। और ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसको लीक नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको इसका शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया बट शॉर्ट में बता दिया गया है कि क्यों नहीं मतलब होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बजट है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही रूल है। लोकसभा का रूल आपने पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप अगर 52 के अगर देखते हैं तो ऑप्शन आपका ए होगा। नाउ सी 53 ए देखिए, द बजट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सही है, बजट क्या है, डिस्टिंक्शन कर देता है। रीजन देखिए, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। राइट है, तो इसके लिए भी आप अगर ए बोल सकते हो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसको अलग बोल रहा है। क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर मेड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अलग अलग चीज़ें होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट होता है, ओनली डिस्कस किया जाता है। तो अगर 53 के लिए हम देखें तो ऑप्शन ए आपका होगा। नाउ सी 54 एमसीक्यू ए देखिए, द बजट इज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट, रीजन देखते हैं इसका क्या है। रीजन, the ministry of finance is the central in financial agency of the government of India, that's why it make the budget। आप 54 के लिए भी ऑप्शन आपका ये है। now see 55 MCQ assertion, no expenditure can be incurred without the approval of the parliament, consolidated fund of India 266 articles। right है। reason देखिए, our democratic government like that of Britain is based on the concept of sovereignty of the parliament। नहीं देखिए गलत है, अपना डेमोक्रेटिक में क्या है, सॉवरेनिटी अब क्या है, पीपुल का है, डेमोक्रेटिक है ना, तो इस पार्लियामेंट का नहीं है। तो बट देखिए आपका ए सही है, तो आपका यहाँ 55 के लिए सी ऑप्शन होगा। नाउ सी 56 देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सुपरवाइजेस द एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। तो करेक्ट है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को एक्सपेंडिचर में सुपरवाइज करता है। रीजन देखते हैं क्या बोलता है, इट कैरी आउट द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स वाई फाइनेंशियल पॉलिसी बना के ही तो सुपरवाइज करता है। तो ये आपका 56 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नाउ सी 57 ए, द राज्यसभा हैज लेस पावर इन फाइनेंस मैटर। राइट, रिस्ट्रिक्टेड पावर है लोकसभा राज्यसभा के पास। रीजन देखते हैं, द लोकसभा एलोन वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। राइट, इसीलिए क्या है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, तो इसके आपको कह सकते हैं कुछ को कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। तो 57 के लिए आपका ऑप्शन ए होगा। Now see 58 assertion, the budget is placed in the upper house Rajya Sabha at the end of finance minister's budget speech in the Lok Sabha। देखिए जब हमारा
इस बजट स्पीच हो जाता है लोकसभा में, उसके बाद क्या होता है, बजट हमारा प्लेस किया जाता है अपर हाउस राज्यसभा में। तो ऑप्शन आपका ये सही है। इसका रीजन देखते हैं, द बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोकसभा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ये भी करेक्ट है, बट इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है, बोथ आर मतलब अलग अलग करेक्ट है। तो इसलिए 58 के लिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नाउ 59 देखते हैं। ए, द फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली सेंट्रलाइज्ड। अगर आप देखें, अगर फाइनेंशियल सिस्टम तो क्या है, सेंट्रलाइज है, एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या बना रही, सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज बना रही। तो क्या हुआ, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो क्या है, सेंट्रलाइज। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज बीन एक्सरसाइज द ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सुपरवाइज, इसीलिए क्या है, सेंट्रलाइज है। तो 59 के लिए भी आप ऑप्शन ए आपका होगा। नाउ 60 नंबर, एसर्शन, the expenditure charge on the consolidated fund of India is not subjected to the vote of parliament, right है। रीजन देखते हैं, इट इज इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट, ये सही है। देखिए 60 के लिए भी आपका ऑप्शन ए है, ऑब्लिगेटरी, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या है, सैलरीज होता है, कैग का सैलरी हो जाता है, सारे ऑफिसर्स के, लोकसभा स्पीकर सबका मतलब इसमें सैलरीज होते हैं। तो इसलिए क्या है, पेमेंट नहीं, ऑब्लिगेटरी पेमेंट होते हैं। तो इसको क्या होता है, पार्लियामेंट का वोट का जरूरत नहीं होता, ओनली बट डिस्कस किया जाता है। तो 60 के लिए ऑप्शन ए है। नाउ सी 61, हाँ, नाउ सी 61 नंबर देखिए, ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए बहुत राइट है, आपका ए राइट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को क्या करता है, ऑथराइज करता है कि क्रिएट करो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्रिएट करो, ताकि कोई भी अनफोर्सिन सा क्लेमिटीज, डिजास्टर, नेचुरल क्लेमिटीज आए तो उससे क्या हो, टैकल कर सके। रीजन देखिए, रीजन क्या बोलता है, द कंटीजेंसी फंड इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स, राइट, वो भी मैंने आपको बताया वही है, इसीलिए हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। तो 61 के लिए ए है ऑप्शन। नाउ सी 62 देखते हैं, एसर्शन क्या है, द बजट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एस्टिमेट्स एंड नॉट अ नेट एस्टिमेट, सही है, राइट है। रीजन, इट मेक्स द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर मीनिंगफुल। एस देखिए, अगर हमारा ग्रॉस पे होगा तो हमें क्या होगा, मीनिंगफुल, एक टोटल मतलब एक ओवरव्यू पिक्चर्स पता चलेगा कि हमें कौन से डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रिवेन्यू है। इसीलिए हमें क्या, ग्रॉस पे बनाया जाता है बजट। तो 62 के लिए आपका जो ऑप्शन है ए होगा। नाउ सी 63 के देखिए, 63, assertion, audit in India is equally concerned with the legal and technical as well as the propriety aspect of expenditures। देखिए ये क्या बोलता है 63, देखिए थोड़ा बड़ा है बट देखिए, assertion, audit in India is equally concerned with the legal and technical as well as the propriety aspect of expenditure। तो सही है, राइट है। हमारे इंडिया में क्या है कि जो ऑडिट होता है इक्वली कंसर्न लीगल एंड टेक्निकल में और एज वेल प्रोप्राइटी एस्पेक्ट में भी होता है। रीजन देखिए, द प्रोविजन अंडर विच द ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय कैग से दैट he has to ascertain whether the money shown in the account as having been disbursed were legally available for and applicable to the purpose to which they had been applied and whether the expenditure conform to the authority which govern it। ये भी देखिए आपका राइट है कि हमारा जो कैग बोलता है, ऑडिट किस लिए करता है कि जो पैसे हमारा लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया एग्जीक्यूटिव के पास, लीगली उनके पास है और क्या जिस चीज के लिए सैंक्शन किया गया था उसी को लीगली एक्सपेंड किया गया है कि नहीं। तो यही तुम्हारा कैग इंश्योर करता है। तो बट ये देखिए, परफॉर्म आप इसको बोल सकते हैं बी, ऑप्शन बी, क्योंकि अलग अलग ये दोनों राइट हैं। तो देखिए हमारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट्स नोट बनाइए ताकि याद रहे आपको। नहीं तो आज आप पढ़ रहे हैं तब आज याद रहेगा, 1-2 दिन बाद भूल जाएंगे। इसलिए आपको वीकली इसको एक बार समराइज करते जाइए ताकि काफ़ी टाइम तक एग्जाम में आप कर पाओ अच्छा। सो रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छे से अपना नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर। सो राइट नाउ थैंक यू गाइस।